हेलो, गुड मॉर्निंग टू 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभी सत्ता की साझेदारी के रूप। इससे पहले हमने खलील की उलझन पढ़ी थी, कहानी के रूप में था ये। उसकी भी कुछ समस्याएं थी, कुछ समझ में नहीं आता तो खलील की उलझन के बारे में आप डाउट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब सत्ता की साझेदारी के रूप। सत्ता की साझेदारी का विचार राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं हो सकता। सत्ता की साझेदारी को हम राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं कह सकते। इसी के विरुद्ध लाया गया लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। यानी ये सत्ता की साझेदारी के विपरीत बात है। लेकिन अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा, क्योंकि शक्ति अगर फैसले लेने की जो शक्ति है एक व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए, क्योंकि उससे तुरंत फैसले लिए जाते हैं और उन्हें लागू करना आसान होता है। लेकिन ऐसा न होने से ये सारी समस्याएं आ जाएंगी। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। जनता ही सरकार को शक्ति प्रदान करती है और सारा सोर्स वही है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक समाज में समाज के विभिन्न समूहों और उसके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र की विशेषता बताई है। एक अच्छे लोकतंत्र में समाज के अलग अलग जितने भी प्रकार के धर्म जाति समूह रहते हैं उन सबको विचारों को सम्मान दिया जाता है, जैसा बेल्जियम में किया गया था। और सार्वजनिक नीतियाँ हाल के समय में रूस से कुछ नए कानून लेकर बनी हैं। इन कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और शक्तियां सौंपी गई हैं। रूस के कानून से लिया गया है हमारा कुछ संविधान का जो भाग है। इन कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति को कुछ और शक्तियां सौंपी गई हैं। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया। तो ये जो कार्टून दिखा रखा है इसके अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण के संबंध में क्या संबंध है, जिस चीज़ की तरफ ध्यान खींचा गया है उसकी पुष्टि में आप कुछ और कार्टून, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी पुतिन, जो व्लादिमीर पुतिन है, आज का जो राष्ट्रपति रशिया का है और आज का जो राष्ट्रपति अमेरिका का है वो डोनाल्ड ट्रंप है। तो ये दोनों चाहते हैं कि सत्ता केवल हमारे ही हाथ में रहे, क्योंकि यहाँ पर दूसरी टाइप का शासन प्रणाली है। सारे के सारे फैसले, अंतिम फैसले करने वाला ये दो व्यक्ति हैं, फाइनल डिसीजन। ठीक है भी, तो ये चाहते हैं कि बागडोर हमारे ही हाथ में रही, यानी राज हमारे हाथ में रही। तो ये कार्टून के बारे में थोड़ी सी बात बताई गई थी। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ यहीं से चले जाएगा। और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। यानी लोकतंत्र के बारे में बात बताई जा रही क्या है, फिर दोबारा देखो। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में उनकी सारी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है। राजनीतिक सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को हिस्सेदार बनाया जाए। आज की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए इन पर बात करें। नंबर 1, शासन के विभिन्न अंग। सत्ता का बंटवारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में होता है। इसे हम सत्ता का क्षितिज वितरण कहेंगे। यानी जब सत्ता का बंटवारा न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, सत्ता का क्षितिज वितरण। क्योंकि सरकार के तीनों अंग एक स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग यानी अनलिमिटेड उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग जरूर करती है,
परंतु यह संसद के अंडर में काम करती है। इस पर कंट्रोल किसका होता है? संसद का। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, परंतु न्यायपालिका पर कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा अंकुश रखा जाता है। यानी न्यायपालिका की नियुक्ति करती तो कार्यपालिका है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस प्रकार की व्यवस्था को संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। सेकंड है सरकार के बीच भी विभिन्न सत्रों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार, फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें होती हैं, और हमारे देश में यही है। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। यानी जब अपनी शक्तियों को प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर बांट दिया जाता है, तो ऐसी शक्तियों को जब केंद्र सरकार अपनी शक्तियों को प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर बांट देती है, तो इसे संघ सरकार कहते हैं, संघ या केंद्र सरकार। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हम हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था कायम है, वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह से होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, परंतु श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयाँ हैं। उच्चतर और निम्न स्तर यानी टॉप लेवल पे और लो लेवल पे जो सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। यानी ऊर्ध्वाधर किसको कहा जाता है? जब टॉप लेवल और लो लेवल की सरकारों के बीच विभाजन होता है, उसे ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। थर्ड, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषा और धर्म समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव प्रणाली यानी रिजर्वेशन का ही रिजल्ट है कि हमारे एरिया के कुछ जो गांव हैं, अभी पंचायत चुनाव होने हैं, वहां पर महिला सरपंच चुनी जाएंगी। ये आरक्षित का ही नमूना है, आरक्षित चुनाव क्षेत्र। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूह को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि महिलाएं भी अपनी भूमिका निभा सकें, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझें। सत्ता में उचित हिस्सेदारी अल्पसंख्यकों को इस प्रकार दी जाती है कि सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नंबर 4 है सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। यानी दबाव समूह होता है जो सरकार पर भी दबाव बना लेते हैं, चाहे वो आंदोलन करता हो या दबाव समूह हो। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। यानी हमें मान लीजिए 2 उम्मीदवार खड़े हैं और दोनों में से कोई भी पसंद नहीं आता है, तो क्या करेंगे? यानी मतदाता के सामने विकल्प होना चाहिए, और वो विकल्प होता है पार्टियों के रूप में, अलग अलग पार्टियों के रूप में। सभी पार्टियां सत्ता पाने के लिए संघर्ष करती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। एक बड़ी समय अवधि पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं और सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार के विभिन्न समितियों में
सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर, प्रेशर बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर 4 होगा उसमें हम देखेंगे कि दल, राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलनों की कार्यप्रणाली पर गौर किया जाएगा। तो इसके बाद क्या है कुछ, तो ये थोड़ा सा बचा है, अब ये चेक कर लेते हैं। क्या समझा, क्या जाना। सत्ता के बंटवारे कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ये सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियों में किस में आते हैं, आपको खुद चेक करना है। बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रखरखाव में सुधार करे, यानी ये न्यायपालिका का अधिकार है। फिर है कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने वहाँ के मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों को निपटारा कर सहमति दे दी। स्थानीय मामलों के जवाबदेही मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। कार्यपालिका का है ये, और ये 2 बच गई है, अपने आप आपने करने हैं। रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां, द यूनियन ऑन राइट फोर्सेस और लिबरल याबलोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया। इसका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की इकट्ठी लिस्ट बनाएंगे, साझा लिस्ट, सूची बनाएंगे। और नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों की घोषित करे। संघीय सरकार के इनकम के सोर्स क्या क्या हैं, वह भी ये भी जानना चाहते थे कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है। तो ये इसी के साथ आपका जो चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है। अब अगर आपके पास ये जो आंसर वाली बुक है तो इसमें से आप इसके आंसर लिख सकते हैं भी, ये साफ दिखा रखे हैं। इन आंसरों को लिखिए और जो अंदर से प्रश्न बन रहे हैं उनको मैं आपके पास भेज दूंगा। ये सारे के सारे प्रश्न आपने लिखने हैं। थैंक्स।